माई सेल्फ इंशा। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर का सेशन। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में क्या बात हो रही है? मैड्रिड एक सिटी है स्पेन की। तो यहाँ पर अभी मीटिंग देखी गई। किसकी मीटिंग हुई? COP25 की। और इसमें क्या क्या बातें हुई? इसमें बात ये हुई कि हमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने पर बल देना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। तो इसीलिए तो भारत के द्वारा 21% ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है। और बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो इसमें कहा गया कि हमें 2020 तक भारत को 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना है और इसको जनरेट करना है। फिर अगर बात करें भारत के द्वारा इस फील्ड में क्या अचीव किया गया, तो भारत के द्वारा ऑलरेडी 83 गीगावाट अचीव कर लिया गया है। फिर बात की जा रही है यहाँ पे 450 गीगावाट की। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक ही गाइस हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करने का टारगेट रखा गया है। तो इसी ड्यूरेशन में हमें 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है और ये भारत का लक्ष्य है। तो 2030 तक के और क्या बोला गया करने के लिए? कहा गया कि जो पेट्रोलियम फील्ड है उसमें आप एथेनॉल का यूज़ करो और 20% एथेनॉल उसमें यूज़ करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में योगदान दें। फिर इसकी अगर बात करें कि चेयरमैनशिप किसने की, इसको चेयर किसने किया, तो श्री झाओ यिंगमिन। ये कौन है? ये चाइना के मिनिस्टर हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण उपमंत्री। तो इनके द्वारा इसको चेयर किया गया। ठीक। फिर अगर बात करें ब्राज़ील ने क्या कहा? ब्राज़ील ने कहा कि हम कार्बन एमिशन में 58% रिड्यूस कर चुके हैं, यानी कि कमी ला चुके हैं। और ये क्योंकि 14 समिट थी COP25 की, तो इसमें इन्होंने ये कहा कि हम 2030 तक 2030 तक जो ऐसी भूमि जो बंजर हो चुकी है उसको 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को हम उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ा करके उसको उत्पादन योग्य भूमि बनाने का प्रयास करेंगे। फिर और क्या बात हुई यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जयंती, क्योंकि हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। तो इसी ड्यूरेशन में 25 दिसंबर 2019 में हमने लॉन्च की थी एक स्कीम जिसका नेम है अटल भूजल स्कीम। इससे क्या कहा गया? हर घर में स्वच्छ जल का प्रोवाइड कराने के लिए ये प्रयास है भारत सरकार का। फिर दूसरी बात, 2021 में पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था। इसमें क्या किया गया? जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है 2021 में, इसके जो रूल्स थे, प्रोविज़न्स थे, उनको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। तो भारत इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसका जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो भी अब ख़त्म हो रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का आर्टिकल 6 ये बात करता है कार्बन मार्केट की। फिर बात करेंगे हरित पर्यावरण कोष की। हरित पर्यावरण कोष में ये बोला गया ऐसा एक फंड होना चाहिए जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें। और देखो, बहुत सी विकसित देश हैं जो कि अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, लेकिन बहुत से ऐसे भी देश हैं जो कि गरीब देश हैं या फिर अविकसित देश हैं या फिर विकासशील देश हैं। तो बोला गया विकसित देश डोनेशन देंगे 100 अरब डॉलर की, जिससे कि जो गरीब और अविकसित या विकासशील देश हैं वो अपना इम्प्लीमेंट कर सकें अच्छे से पॉलिसीज़ जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों, एनवायरनमेंट को प्रदूषण फ्री करने में सहायक हों। तो इसकी बात की जा रही है, लेकिन इसकी जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिले वो ख़ास नहीं मिले। 2% ही अब तक के डोनेशन की गई है। अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? तो 2050 तक ये कह रहा है कि मैं भी भैया कार्बन जो एमिशन है उसको रिड्यूस कर दूंगा और ज़ीरो घोषित कर दूंगा। तो देखते हैं अब कितना करते हैं ये सब, है ना। तो अब बात करते हैं जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था इसकी। तो ये भारत के द्वारा बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसीलिए टॉप 5 देशों की कैटेगरी में भारत आ गया है। अच्छा, और क्या है जिसकी वजह से हमारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ऐसी और कौन सी गैसें हैं जिनकी वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो ऐसी ग्रीन गैसेस बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, फिर मेथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सब तो 2030 तक अगर हम इनको 7.5% कम कर देते हैं तो भी हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से सेव कर पाएंगे, पॉल्यूशन फ्री कर पाएंगे। तो 2030 तक बोला गया है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है और 100% यूज़ करनी है।
तो ये था कुछ डाटा। फिर अगर हम और बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है मलेशिया से रिलेटेड। मलेशिया में क्या है, मलेशिया में एक मूवमेंट चलाया गया जिसको नाम दिया गया बेंदुरुपति मूवमेंट। अच्छा, इसका वैसे मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है फ्लैग कैंपेन, वाइट फ्लैग कैंपेन, WFC। तो ये क्यों चलाया गया, देखो गाइस, कुछ ऐसे बहुत सी कम्युनिटी हैं वहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा गरीब तबके में और ज़्यादा धंस चुकी है, पहले से ही गरीब थी और गरीब हो गई, जो थोड़ी मिडिल फैमिली थी, मिडिल का बीच की थी, है ना, बीच की हैसियत वाले लोग थे, वो भी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे जो वहाँ के जो वहाँ के बेसिकली अगर हम देखें कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी तो पर्सन्स होंगे जो बहुत ज़्यादा अमीर कैटेगरी के होंगे, तो उनको बोला जा रहा है कि आप इनकी हेल्प करो, नीडी पर्सन्स की। तो नीडी पीपल्स की हेल्प करने के लिए वहाँ के अमीर लोगों को बोला जा रहा है इस कैंपेन के थ्रू। इस कैंपेन के थ्रू और क्या बात की गई, कहा गया कि सरकार भी कुछ ऐसी नीतियाँ लेकर के आए जिससे कि इन लोगों की मदद की जा सके। तो अब एक मूवमेंट और चलाया गया था यहाँ पे, मूवमेंट एक अभियान और कौन सा था, ब्लैक फ्लैग मूवमेंट। यहाँ की जो जनता है वो असंतुष्ट है यहाँ की रूलिंग पार्टी से। तो जनता चाहती है कि यहाँ की रूलिंग पार्टी अपना इस्तीफ़ा दे दे और हम नई सरकार बना लें। क्यों, क्योंकि अब इस कोविड-19 की ड्यूरेशन में भी बहुत से ऐसे काम करने चाहिए थे जो कि वो नहीं कर पाए। तो वहाँ की रूलिंग पार्टी फुलफ़िल नहीं कर पा रही है अपने सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस को। तो इस मूवमेंट के थ्रू ये दिखाया जा रहा है। फिर दूसरी बात, हाल ही में क्या हुआ, इंडिया के जो आर्मी चीफ थे ये मनोज नरवाने साहब थे क्या बेसिकली हैं, तो फिर इनको ये दौरे पर गए हुए हैं, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो इंडियन आर्मी मेमोरियल है ना, इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है यहाँ पे, ये कहाँ पर है, कैसिनो में है, इटली के अंदर एक जगह है कैसिनो। तो यहाँ पर इसको खोला गया और इसमें इनोग्रेट किया गया भारत के मनोज नरवाने साहब के द्वारा। इसका उद्घाटन में अपना रोल प्ले किया गया, वहाँ पे मौजूद रहे वो उद्घाटन के समय। तो हमारे भारत का क्या लेना देना अच्छा इससे, तो लेना देना ये है कि जब वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, है ना, यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो इटली की साइड में 3100 कॉमनवेल्थ सर्विसमैन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें कुछ सैनिक थे भारत के भी लगभग 9000। तो इसीलिए भारत के द्वारा अब इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग अभी देखो वैसे तो होगी अक्टूबर 2021 में, लेकिन फ़िलहाल कुछ मंत्री थे जो कि मिलने के लिए चले गए। देखते हैं भाई कि क्या रहा, कैसे होगी। एक खाका तैयार करने की बात अपना मन में ली और निकल ली है, तो इस तरह की बात देखने को मिली। तो अभी जो मीटिंग हुई इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बोला गया कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा घटती जा रही है ना, बिगड़ती जा रही है उसकी स्थिति। तो अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा भुखमरी जैसी स्थितियाँ आ गई हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो और भी गरीब हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का भी वहाँ पे अभाव है। तो इसीलिए इन सब क्षेत्रों में हमें ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पे जो बात की गई, जो विदेश मंत्री थे, बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे वो यहाँ पे मौजूद रहे और इटली के द्वारा इसकी चेयर किया गया। फिर G20 मीटिंग जो है एक्चुअल फॉर्म में वो अक्टूबर में होगी, जैसे अभी बताया। तो इटली के द्वारा क्या किया गया, इटली ने कहा चाइना और रशिया अपनी मनमानी कर रहे हैं। चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लेकर चल रहा है ना, बहुत से प्रोजेक्ट चला रहा है, जहाँ जहाँ अमेरिका था वहाँ अब अपनी रोल प्ले चाइना कर रहा है। तो अब चाइना को कहा जा रहा है कि आप मनमानी ना करो, और इंडो पैसिफिक रीजन में भी चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के कोशिश कर रहा है। तो रशिया को भी कहा जा रहा है कि रशिया बहुत ज़्यादा जो चाइना और रशिया वो मिल करके क्या कर रहे हैं, जो वैक्सीन है उसको एकत्र करके इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे देशों को भी वैक्सीन अवेलेबल हम नहीं करा पाएंगे जो कि नीडी हैं, है ना, जो कि खुद से परचेज़ नहीं कर सकते। तो ये गलत है। तो चाइना और रशिया को इटली कह रहा है कि भाई साहब आप सुधर जाओ और सही से काम करो, इक्वल फॉर्म में काम करो। तो ये बात की जा रही है और आलोचना कर रहा है इटली चाइना और रशिया के कार्यों की। ठीक, फिर अगर हम बात करें
इन्होंने और क्या सजेशन दिए। इन्होंने कहा कि हमें एक आधारभूत संरचना निर्माण करके कार्य करना चाहिए कि हमें कैसे सुधारात्मक नीतियां बनानी है और फिर उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि विश्व स्तर पर हम अपना योगदान भी दे सकें और सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल और नॉर्मल कैटेगरी में ला सकें। तो इन्होंने कहा कि वैसे ही विश्व भर में स्वास्थ्य संकट आ रहा है ना, विश्व भर में बहुत से ऐसे देश हैं जो कि भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, इकनॉमी जो है हमारी बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में जा रही है। फिर दूसरी बात, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो 25 करोड़ लोग हैं जो कि भूखमरी से पीड़ित हैं। तो इन सब पर ध्यान देने की इन्होंने बात कही। तो भारत का इस पर क्या व्यू है? भारत कह रहा है कि वैक्सीन फील्ड में इक्वालिटी और इक्विटी अप्रोच अपनाओ। इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर है। इक्वालिटी मतलब समान दृष्टि से सबको साथ लेकर के चलो। इक्विटी मतलब है जो हैसियत नहीं रख पा रहा है किसी चीज़ को ख़रीदने की भी, उसको खुद आप फंड दे करके उसकी हेल्प करके क्या करो, वैक्सीन को प्रोवाइड कराओ। तो इस तरह की प्रोसेस को ही हम इक्विटी कहते हैं। ठीक, तो ये बात की जा रही है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे और बात करें तो एक मिनट गाइस, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, एक स्टेशन है जिसका नेम है कुरुंतीवीरा संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु का। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा एक ऐसी सुरंग तैयार की गई है जिसके अंदर एक्वेरियम है। एक्वेरियम मतलब मछलियाँ पालन जिसमें हम कर सकते हैं, जिसे घर में भी लगा लेते हैं, है ना। तो इस तरह का एक लार्ज एक्वेरियम यहाँ पे इन्होंने खोला है। तो इसका क्या मकसद है, इनका एम क्या है? इनका एम ये है जिससे कि जो टूरिस्ट हैं वो आकर्षित हों और यहाँ पर आएँ देखने के लिए, और जो यहाँ पर ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनका भी आकर्षण बढ़े, है ना। तो इसको किसके द्वारा ओपन किया गया? इंडियन रेलवे स्टेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। किसके सहयोग के साथ? हनी एक्वेटिक किंगडम के सहयोग के साथ। तो इसमें जो अमेज़न रिवर का व्यू है पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऐसा ही साउथ अमेरिका की अमेज़न रिवर का जो एक तरह से वहाँ का देखने का दृश्य है उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये 12 फीट लंबा है और दुनिया का पहला अनोखा एक्वेरियम है जो कि सुरंग के रूप में किसी प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें जीव और जंतु और जो पानी में रहने वाले बेसिकली एनिमल्स हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा। तो इसकी कॉस्ट कितनी आई? इसकी कॉस्ट आई 1.2 करोड़। तो गाइज़ ये था आज का आर्टिकल। और एक बात और गाइस, मैं आपकी जो हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है उसका सेशन हम 9 तक के लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप लार्ज स्केल पर इसको देखें, नोट्स बनाएं और अपना प्रॉफिट गेन करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।